हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1,500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई, उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि वहां के लोग ये बाली यात्रा के स्मरण में एक स्पर्धा चला रहे हैं। कहते हैं कि कागज के नाव बना करके बहाए जाएंगे, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के मूड में है। इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में आज जो लोग इकट्ठा हुए हैं, उनका शरीर वहां है, लेकिन मन बाली में है, आप लोगों के बीच में है। साथियों, हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ऐसा ही शब्द है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग, मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं, और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में,
स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इंदिरा उदयन जी, उनको जब पद्म सम्मान मिला था तो मुझे उनके बारे में काफी कुछ जानने का, निर्णय करने से पहले मुझे काफी कुछ उनके विषय में जानने का मौका मिला। आगू से इंदिरा उदयन जी, आप भली भांति परिचित हैं उनसे, और आज यहां मौजूद भी हैं। वो बाली में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मैंने कहीं उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि भारत की सबसे बड़ी विशेषता अतिथि देवो भव की है। यानी अतिथि देवो भव, ये भावना जो है, ये हर भारतीय के रगों में है। अपनत्व का ये भाव प्रकट होता है। मुझे इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के इंटरव्यू पढ़ के अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक ही बात और भी बतानी चाहिए। अपनत्व के विषय में भारत की तारीफ हो रही होगी, लेकिन इंडोनेशिया के लोगों का भी अपनत्व कम नहीं है। जब मैं पिछली बार जकार्ता में आया था, इंडोनेशिया के लोगों ने जो स्नेह दिया, जो प्यार दिया, मैंने उसे करीब से देखा था, महसूस किया था। इतना मान, सम्मान, प्यार, स्नेह, अपनापन, क्या कुछ नहीं था। और मुझे याद है, राष्ट्रपति जोको विडोडो जी के साथ पतंग उड़ाने में मुझे जो मजा आया था, हम दोनों पतंग उड़ाने चले गए थे, वो अद्भुत था। और मेरी तो गुजरात में संक्रांति पर पतंग उड़ाने की बड़ी ट्रेनिंग रही है। और मुझे पता है, यहां इंडोनेशिया में भी संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाई जाती है। भारत और इंडोनेशिया का साथ सिर्फ सुख का है, आनंद का है, अच्छा है तब नाता है, ऐसा नहीं है। हम सुख दुख के साथी हैं। अगर सुख में साथी हैं, तो हम दुख में भी उतने ही साथी हैं। हम सुख दुख में एक दूसरे के सुख दुख को बांटने वाले लोग हैं। जब 2018 में इंडोनेशिया में इतना बड़ा भूकंप आया, तो भारत ने तुरंत ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया था। इसलिए ही उस साल में जकार्ता आया था, और तब मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि भारत और इंडोनेशिया में 90 नॉटिकल मील का फासला भले हो, लेकिन हकीकत तो ये है, हम 90 नॉटिकल मील दूर नहीं है, हम 90 नॉटिकल मील पास है। बाली की ये भूमि महर्षि मार्कंडेय
और महर्षि अगस्त्य के तप से पवित्र है। भारत में अगर हिमालय है तो बाली में आगुंग पर्वत है। भारत में अगर गंगा है तो बाली में तीर्था गंगा है। हम भी भारत में हर शुभ कार्य का श्री गणेश करते हैं। यहां भी श्री गणेश घर घर विराजमान है। सार्वजनिक स्थानों पर शुभता फैला रहे हैं। पूर्णिमा का व्रत, एकादशी की महिमा, त्रिकाल संध्या के जरिए सूर्य उपासना की परंपरा, मां सरस्वती के रूप में ज्ञान की आराधना, अनगिनत चीजें हम कह सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें जोड़े रखती हैं, जोड़ती रहती हैं। आप यहां पर भगवान विष्णु और भगवान राम की आराधना करते हैं, और हम जब भारत में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर की नींव रखी जाती है तो इंडोनेशिया की रामायण परंपरा को भी गर्व से याद करते हैं। कुछ साल पहले जब भारत में रामायण फेस्टिवल का आयोजन हुआ था तो इंडोनेशिया के भी कई कलाकार, यहां से कई कलावृंद भारत आए थे और अहमदाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में, अनेक शहरों में वो अपना कार्यक्रम करते करते वो अयोध्या आए थे। उनका आखिरी समापन कार्यक्रम अयोध्या में हुआ था और बहुत वाहवाही हुई थी। हिंदुस्तान में जहां गए अखबार भरे पड़े रहते थे। भाई और बहनों, बाली में ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसकी अभिलाषा नहीं होगी कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या या द्वारिका के दर्शन न करे। ऐसा शायद कोई भी इंसान नहीं होगा। भारत में भी लोग प्रम्बानन मंदिर और गरुड़ विष्णु केनकाना की भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहते हैं। कोरोना काल से पहले एक साल में ही 5 लाख से ज्यादा भारतीयों का अकेले बाली आना ही इसकी गवाही देता है। भारत का टैलेंट, भारत की टेक्नोलॉजी, भारत का इनोवेशन, भारत की इंडस्ट्री, आज इन सारी बातों ने दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। आज विश्व की अनगिनत कंपनियां ऐसी हैं, कई बड़ी कंपनियां ऐसी हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। आज दुनिया में जितने यूनिकॉर्न बनते हैं ना, 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत का होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक के मामले में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत आईटी बीपीएन के लिए आउटसोर्सिंग में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में दुनिया में नंबर 1 है। आज भारत कितनी ही दवाइयों की सप्लाई में
अनेकों वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 है। वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है, वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा, स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा। 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं, बैंक में खाते खोले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की कुल जनसंख्या जितनी है उतने हमने बैंक खाते खोले हैं। आज जब भारत आत्मनिर्भर भारत का विजन सामने रखता है तो उसमें ग्लोबल गुड की भावना भी समाहित है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत ने 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का मंत्र दिया है। वैश्विक स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए भारत ने 1 अर्थ 1 हेल्थ इसका अभियान चलाया है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती से निपटने के लिए और जो आइलैंड कंट्रीज होते हैं उनके लिए तो भारत एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की जो मुसीबतें हैं उसको निपटने के लिए भारत ने विश्व को मिशन लाइफ का समाधान दिया है। मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मिशन लाइफ यानी पृथ्वी के प्रत्येक नागरिक द्वारा ऐसी लाइफस्टाइल को आत्मसात करना जो पर्यावरण के अनुकूल हो, जो क्लाइमेट चेंज की चुनौती से हर पल निपटती हो। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहाँ की यूनिवर्सिटीज हिंदू इंडोनेशिया इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहाँ की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। साथियों, वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने की भारत की यही भावना, यही संस्कार विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं।